नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पीएम की सीएम से जोशीमठ पर चर्चा। जोशीमठ में हो रहे लगातार भूदसाव को लेकर चिंता बढ़ रही है। लगभग 500 से 600 परिवार इसकी जद में आ चुके हैं। वहीं शासन प्रशासन लगातार भवनों को खाली कराने का काम कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार ने जोशीमठ को अब 3 जोन में बांट दिया है, जिसमें सुरक्षित असुरक्षित जोन है। साथ ही उस पूरे मामले को लेकर संत समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर अब कल मामले में मेंशन करने के लिए कहा गया है। याचिका में तपोवन विष्णु बिजली परियोजना को रोकने की मांग की गई है और जल्द ही याचिका में प्रभावित लोगों को मदद देने की बात कही गई है। वहीं इस मामले पर संत समाज के कुछ लोगों ने ऐतराज भी जताया है और इस पर राजनीति करने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले पर कल केंद्र सरकार ने हाई लेवल बैठक भी की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ पे हो रहे भूदसाव पर गंभीरता से संज्ञान भी लिया, जिसमें आज केंद्र से एनडीएमए की टीम भी जोशीमठ पहुंचेगी, जो भूदसाव को लेकर अब तक हुए सभी अध्ययन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। जल्दी कुछ बड़ी रणनीति जोशीमठ का अस्तित्व बचाने के लिए तय की जाएगी। चर्चा इसी पर पीएम की सीएम से जोशीमठ पर चर्चा से पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए भूदसाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर विस्तार से जानकारी ली, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ में हुई घटना को लेकर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि जिन शहरों की धरण क्षमता कम है उनको चयनित कर रोक लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान अभी तक हुआ है सरकार उसका आकलन कर रही है और हर संभव उन लोगों को मदद देने का भी सरकार काम कर रही है। कि जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, वो सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। जोशीमठ आपदाग्रस्त इलाकों में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी यहीं गुजारी और यहीं सब कुछ समर्पित करने का फैसला लिया, लेकिन आज यहाँ के लोगों की आंखों में आंसू छलक रहे हैं क्योंकि उन्हीं के सामने तबाही का मंजर साफ दिख रहा है और आंखों से आंसू छलकते पूछ रहे हैं इस बात को लेकर भी कि अब जाए तो आखिर जाए कहाँ। जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। यार हम यहाँ आपदा में फसल पड़े हैं, क्या किया जाए? कहाँ जाए? जब से हम ससुराल शादी हुई मेरी तब से इधर हमने सब अब न खाए न पिया, कुछ काम करा, इतना बड़ा बनाया, ऋण कर्ज निकाल, फिर सब खत्म हो गया, क्या करें। जोशीमठ भूदसाव को लेकर राजनीतिक दल भी सरकार के ऊपर हल्ला बोले हैं। कांग्रेस का मानना है कि 6 सालों से सत्ता में राज कर रही भाजपा सरकार को चाहिए था कि पहले से ही भूदसाव की स्थिति को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार अपने ही कामों में व्यस्त थी। निर्माण कार्यों को लेकर भी सरकार को जल्द ही रोकना चाहिए था, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। वहीं से विधायक रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस पूरे मामले पर कोई बड़ा कदम न संज्ञान लिया और जोशीमठ की जनता की जान जोखिम में डाल दी। धामी सरकार बहुत देर से नींद से जागी है, इसलिए क्योंकि ये 6ठा साल चल रहा है प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को, लेकिन जो डैमेज वहां होना था वो तो हो चुका।
अब डैमेज कंट्रोल करके आप लोगों को पुनर्वासित कर रहे हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है, कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन एक असहनीय पीड़ा और दर्द से उन लोगों को गुजरना पड़ रहा है, अपने आशियाने को उनको छोड़ना पड़ रहा है। एनटीपीसी की टनल पर आपने काम जरूर रुकवा दिया, लेकिन ये काम पिछले 6 साल से चल रहा था। हेलंग बाईपास का काम आपको रुकवाना चाहिए था, आपको एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थी। आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उस क्षेत्र के विधायक रहे 5 साल, उनका क्या इसमें रोल रहा, क्यों संजीदगी नहीं दिखाई गई, और क्यों जो समितियां बनाई गई उन समितियों की रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वहां पर निर्माण कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। ढीली और गीली मिट्टी का वहां पर बात सामने आ रही है कि जोशीमठ की जो मिट्टी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है और वो निर्माण कार्य झेलने की हालत में नहीं थी। फिर क्यों नहीं फॉलो अप हुआ। जोशीमठ में हो रहे बुदसाव को लेकर बेहद गंभीरता का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और वहीं केंद्र से हर मुमकिन मदद देने का आश्वासन भी दिया। लेकिन जोशीमठ में मौत के मुहाने पर खड़ी जनता अपने विस्थापन को लेकर चिंतित है, तो वहीं राजनीतिक दल भी अब इस मुद्दे को राजनीतिक टूल देने में लगे हुए हैं। आवश्यकता है कि सभी दलों को इस समय एकजुट होकर जोशीमठ को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप में समय खराब करना चाहिए। जोशीमठ से अपने सहयोगी नलवाड़ा के साथ देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो जोशीमठ को बचाने की कवायद जो है वो लगातार तेज करती गई है और केंद्र सरकार भी इस पर नजरें बनाए हुए है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते। सत्यवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष खंडवा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सत्यवीर जी आपसे करूंगी मैं। सरकार फिलहाल अभी किस नतीजे पर पहुंची है, सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, पहले इस पर चर्चा, आगे हम आरोप प्रत्यारोप पर भी बात करेंगे। अनम्यूट करें। यशी जी प्रणाम और आपके सभी के न्यूज के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। यशी जी मैं कहना चाहता हूं जो जोशीमठ की जो अभी की स्थिति है और सरकार ने जो कदम बढ़ाया और केंद्र सरकार की हमें क्या उसमें मदद मिल रही है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और तमाम आपके जो दर्शक गण हैं और जो इस समय देख रहे हैं आपके चैनल को, मैं कहना चाहूंगा कि जब ये स्थिति सामने आती है सरकार एकदम स्टेप लेते हुए, चाहे आपदा प्रबंधन के सचिव हो, चाहे आपदा प्रबंधन से दूसरे जुड़े हुए तंत्र हो, उन सभी को भेजने का काम किया। इसके साथ साथ जितने भी वैज्ञानिक उससे जुड़े हो, चाहे IIT रुड़की के वैज्ञानिक हो, चाहे वाडिया के वैज्ञानिक हो, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलिक के वैज्ञानिक हो, उन सभी को वहां भेजा गया और अपने अपने स्तर पर वो वहां पर अध्ययन का काम कर रहे हैं। दूसरा वहां पर जो महत्वपूर्ण इस समय है कि वहां पर जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, जोशीमठ का जो अभी 40% एरिया है जो इफेक्टिव हुआ है और उस 40% में सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको 3 जोनों में बांटा गया है, डेंजर जोन में, बफर जोन में और सेफ जोन में। पूरे जोशीमठ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके बाद उनके रीसेटलमेंट, उनके रख रखाव की किसी भी जान माल की हानि ना हो, उसके लगातार जो कल तक की रिपोर्टें हैं, जो आज भी आनी है रिपोर्ट कुछ कि कल तक 116 परिवारों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर जहां पर उनको रखा जा रहा है वहां पर नोडल अधिकारी भी नामित किए गए, उनके काम भी आवंटित किए गए कि उनके रखरखाव की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनकी बिजली की पानी की व्यवस्था, उनके दवाइयों की व्यवस्था और कोई ग्रसित ज्यादा बीमारी है से ग्रसित है उसके भी ध्यान रखा गया है। दूसरा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने स्टेप लिया है कि अपने जल शक्ति मंत्रालय को यहाँ पर भेजा है, 6 सदस्यीय टीम वहां से आई है। प्रधान सचिव ने कल वर्चुअली यहाँ के जो मुख्य सचिव है उनके साथ मंत्रणा की, आपदा विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी उन्होंने लगातार बात करी। दूसरा अपडेट आज का ये है कि पहले वहां पर SDRF, NDRF और पुलिस बल तैनात था, अब हमारे पास SDRF और दूसरा NDRF था और SDRF, अब इसकी और तादाद बढ़ा दी गई है। दूसरा कि वहां पर जितने भी जोशीमठ से लगते हुए थोड़ा दूरी पे है, चाहे ITI तपोवन हो, चाहे वहां का गुरुद्वारा हो, चाहे वहां का नगर पालिका के जो नीचे केंद्र है जो इफेक्टिव एरिया में नहीं है, और जो BKTC के गेस्ट हाउसेज हैं उनको वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और लगातार और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने वहां का दौरा किया और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी आज वहां पर है, उन्होंने पहले ही एक टीम पूरी संगठन की भेज दी थी कि वहां के लोगों के साथ उनके जो समस्या है उन समस्या से निपटने के लिए उनके साथ संगठन के माध्यम से काम किया जाए।
और दूसरा, जिस प्रकार से वहां पर जो निर्माण के जितने भी कार्य है उनको अभी इसलिए रोका गया है कि वो शोध का विषय है कि किन कारणों से वो हो रहा है। जो प्रारंभिक रिपोर्टें आई है कि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं वहां पर। दूसरा एक और चीज है कि वहां पर IIT रुड़की जो विशेषज्ञ है कि पानी ट्रीटमेंट के लिए कि तो वहां से 4 नमूने अभी तक लिए गए हैं, उस टनल से भी लिए गए जो अभी निर्माणाधीन टनल है NTPC की, और 3 जगह से और लिया गया। उन तीनों नमूनों का टेस्ट किया जा रहा है कि वो तीनों मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो मैच करते हैं तो इस आधार पर आएगा कि भाई ये सब इन्हीं कारणों से हो रहा था। मगर अभी अध्ययन का विषय। दूसरा एक और अच्छी खबर वहां से आई है कि जो वहां पर हमारी एक बटालियन है आर्मी की और ITBP के, उनके जो आवासी है वहां पर कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली बने हुए हैं। वो धारण क्षमता जो जी वापस आएंगे, आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मनीष खंडवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें यहाँ पर अभी सत्यवीर जी ने बताई कि क्या क्या सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, जोशीमठ का जो हमारे हिंदुस्तान के जो इतिहास में जो महत्व है वो निश्चित रूप से बद्रीनाथ जी का शीतकालीन निवास स्थान है। वहां पर आदिगुरु शंकराचार्य जी को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार से हमारा जो जोशीमठ जो है ये बहुत प्राचीन और बहुत ही जो कहते हैं शंकर जी की जटाओं में जो पानी रुका हुआ था। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो इसका ये भी नाम लिया कहा जाता है कि एक जटा जो शहर है जिससे कि जो अलकनंदा का वेग है उसको रोका हुआ है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 1971 में एक मिश्रा कमेटी का एक उन्होंने जांच की थी जिसपे कहा गया था कि यहाँ पे बड़े बड़े निर्माण कार्य नहीं किए जाने चाहिए, जिसको लगातार उसके बाद की सरकारों ने उसको मानते हुए बड़े बड़े निर्माण कार्यों पे यहाँ पे हमेशा रोक लगा के रखी, ना ही करने के प्रकार के बड़े निर्माण कार्य नहीं करे। परंतु इस सरकार ने आते ही जो है या NTPC वाला मामला हो, चाहे जो ये लोहारी नागा वाली है या मनेरी बाला वाली जो जल विद्युत की जो परियोजनाएं थी, इनको चालू करा, इनकी टनल्स को दोबारा से इनकी खुदाई शुरू करी, जिसकी वजह से जहां तक ये दिखाई दे रहा है प्रारंभिक रूप से कि वहां पे जो है बड़ी बड़ी दरारें आने शुरू हो गई। 600 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जहां पे पानी का वेग चल रहा हो उस जगह अब 3 तारीख को, शायद 3 तारीख को वहां पे पहली जो है बड़ी दरार आई थी, जिसपे वहां के स्थानीय लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। 3 तारीख का पूरा एजिटेशन होने के बाद भी जब वर्तमान सरकार ने वहां पे काम नहीं रोका, शाम को उन लोगों ने मसाल जुलूस निकाला। 5 तारीख को SDM साहब के आदेश पर जो है बड़ी मुश्किल से वहां का काम रोका गया, परंतु तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, दरारें चौड़ी हो चुकी थी। हमारा ऐतिहासिक शहर जो है वो कहीं ना कहीं इस मुहाने पे आके खड़ा हो गया कि वहां पे जान माल की हानि के साथ साथ जो पौराणिक महत्व का जो शहर है वो भी पूरी खतरे की जद में आ गया है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय हिंदुओं की संस्कृति के हिसाब से भी और जो क्योंकि बॉर्डर का एरिया पड़ता है उसके हिसाब से भी हमारे लिए बहुत ही संकट की घड़ी है। तो कहूंगा कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि स्टेट की आपदा में उस प्रकार से फैसिलिटीज नहीं मिल पाती लोगों को, उस प्रकार से तीव्रता से काम नहीं हो पाता। छोटा राज्य है हमारा, गरीब राज्य है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और जो सुरंगें जो खोदी गई हैं उनको पुनः भरने का काम शुरू करा जाए। और जो हाईवे का जो बाईपास बन रहा था जिसमें बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करी जा रही थी, जिसका लगातार स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, उसको भी स्थायी रूप से बंद किया जाए। और रेलवे का जो कोई भी बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट वहां पे ना करा जाए जब तक कि हर तरीके से जांच नहीं कर ली जाती कि हाँ ये फिजिकली जो है हमारे पहाड़ों को नुकसानदेह वाला नहीं है, तब तक इन सब तरह की गतिविधियों को जो है बिल्कुल रोक दिया जाए, जिससे कि जो अभी हमें पता लग गया कि हम एक डायनामाइट पे खड़े हुए हैं, ऐसा ना हो डायनामाइट फटे और हमारा पूरा गढ़वाल क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं एकदम आपदा में आ जाए। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि 3-4 मांगे हमारी प्रमुख है, इनको मानते हुए सब कामों पर तत्काल रोक लगा दी जाए। रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे ना शुरू करा जाए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करा जाए इसको, और जो सुरंगें जो खोदी गई हैं उनको पुनः वापस भरने का काम शुरू करा जाए। ठीक है। और शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव प्रसाद जी आपका भी। हेमा भंडारी जी क्या कहना चाहती हैं?
देखिए यशी जी, जो आज जोशीमठ की स्थिति बनी हुई है ये आज की नहीं है। 1 साल से जोशीमठ के लोग जो त्राहीमाम करके गुहार लगा रहे थे वो फटनी शुरू हुई थी, उनके घरों में दरारें आनी शुरू हुई थी, लेकिन सरकार पूरी तरह से नींद में सोई हुई थी। और जो वहां पर जो हमारे सनातन धर्म की स्थली शंकराचार्य जी की तपोभूमि आज जोशीमठ पताल में धंसता चला जा रहा है, समाधि चली जा रही है, और खुद को अपनी बहुत बड़ी डंका पीटने वाली जो हिंदुत्व की पार्टी जो कहती है अपने आप को भाजपा, इसकी सरकार अब जागी है जाके, जब सर के ऊपर से पानी निकल गया। इनको लगातार वहां पर जिस तरह से ये जो एनटीपी का टनल जिससे पानी भीज रहा है, आज एनटीपी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये एनटीपी और सरकार की किसकी कमी है, एनटीपी की कमी है या सरकार की, लेकिन सबने हाथ अब जो है, जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की और उसमें उन्होंने कहा कि भूस्खलन, भूधसाव और भू आपदा जैसी घटनाओं के लिए उन्होंने कहा कि त्वरित जो है कारागार सरकार कदम उठाए और केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को आदेश की उन्होंने गुहार लगाई, तब जाके केंद्र की सरकार अब जागी है। अब जब वहां पर स्थिति ऐसी बिल्कुल खतरनाक हो चुकी है, तो अब ये लोग जाग रहे हैं। लेकिन लगातार ये आज का मामला नहीं है, ये तो पहले भी एक बार 1976 में वहां पर ऐसे हुआ था, लेकिन लगातार जिस तरह से वहां की भौगोलिक स्थिति को ना देखते हुए जिस तरह से लगातार वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिस तरह से वहां पर कटाव जिस तरह से हो रहा है, तो वहां पर लोगों, स्थानीय लोगों को ना देखते हुए, और सरकार ने क्या किया, बड़े-बड़े वहां पर सरकार को इस पर रोक तब लगेगी जब सरकार वहां पर बड़े-बड़े जो है, जिस तरह से आज बड़े-बड़े होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं, उससे भूमि का कटाव हो रहा है, और जो कमजोर पड़ती जा रही है, जो घरों की दरारें हैं वो कमजोर पड़ती जा रही हैं। एक तो सबसे पहले भू कानून लागू होना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्थिति बद से बदतर हमारे उत्तराखंड की हो जाएगी। और आज ये जोशीमठ का मामला है, आप नैनीताल में देखिए, वहां पर भी यही स्थिति बनती जा रही है। और अभी सरकार नहीं जागेगी, जब पानी के ऊपर से आ जाएगा तब जागेगी। हरिद्वार में मनसा देवी की जो पहाड़ी हैं, उन पर भी लगातार खबरें भी छप रही हैं, पत्रकार बंधु खबर भी छापते हैं, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार अब जाके जो है निकल कर आई है, अब जाके नींद से जागी है सरकार। नहीं तो हमेशा सरकार तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड में ही रहती है। अब जाके इनको पता चल रहा है कि वहां के लोग किस तरह से त्राहीमाम कर रहे हैं, आज उनकी चीखें जो है वो सड़क पर आ गए हैं। अब जाके इनको, और सत्यवीर जी ने जो इतनी बड़ी कमेंट्री पढ़ी है, तो अब जाके बड़ी जो ये मीटिंगें कर रहे हैं, हाई लेवल की मीटिंग होनी शुरू हुई है। जवाब दे दूं मैं यशी जी इनका? नहीं सत्यवीर जी नहीं, अभी नहीं, रुक जाइए अभी ये सिर्फ सोचने का, ठीक है। हेमा जी रुकिएगा, हेमा जी प्लीज हेमा जी रुकिए, सत्यवीर जी आप भी रुकिएगा, आपसे जवाब मैं लूंगी बाद में। शिव प्रसाद सेमवाल जी रुक जाइए। सत्यवीर जी आप रुकते नहीं, बस यही बहुत बड़ी समस्या है आपकी। आपको जब मौका मिलेगा आप आराम से अपनी बात को रखिएगा ना। ये आपका भी आपका चैनल सब लोग, लाखों लोग देखते हैं, कम से कम सच तो जाना चाहिए उसके ऊपर। तो सत्यवीर जी आपको सच बोलने का मैं मौका दूंगी, रुक तो जाइए 1 मिनट। और भी तो लोग यहाँ पर बैठे, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद वापस इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा था आरोप प्रत्यारोप पर बाद में बात होगी। रुकिए सत्यवीर जी। शिव प्रसाद सेमवाल जी, शिव प्रसाद सेमवाल जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज, अनम्यूट करें अगर खुद म्यूट है तो। रुक जाइए आप दोनों, अनम्यूट करें शिव प्रसाद जी। शिव प्रसाद जी आप अनम्यूट नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब आ रही है? हाँ जी, कंटिन्यू करें। अब आ रही है जी। देखिए, जोशीमठ की जो आपदा है, इसके लिए भाजपा और कांग्रेस की जो दोनों सरकारें 10-10 साल यहाँ पर रही हैं, दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये दोनों सरकारें दिल्ली से संचालित होती हैं। बिल्कुल। और दिल्ली की सरकारें बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे संचालित होती है, चाहे भाजपा की अडानी अंबानी वाली सरकार हो, चाहे
कांग्रेस की सरकार रही। ये सब बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के जरिए संचालित होते हैं और इसी का एक जो बड़ा परिणाम है कि जो जल विद्युत परियोजनाओं के जो ठेकेदार थे उनके कहने सुनने में ये सरकारें चलती रही और शुरू से लेके चाहे एनडी तिवारी जी के समय की सरकार रही हो, जब एनडी तिवारी जी इनका उद्घाटन, इस परियोजना का उद्घाटन करने के लिए भी आ रहे थे, तब आप खुद जो अतुल सती जी आज आंदोलन कर रहे थे, आज से 20 साल पहले तब भी उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था और तमाम जो आयोजन थे, मतलब इसके शिलान्यास के, इसके उद्घाटन के, वो धरे के धरे रह गए थे। मतलब 1-2 ट्रक पूरे फूलों से भरे हुए थे, वो सारे के सारे ट्रक जो है बेकार चले गए, वो ट्रक फिर इन्होंने नदी में गिराए। तो आप ये लगाइए कि जनाक्रोश जो था, जो विरोध था इन बड़ी परियोजनाओं का, वो एनडी तिवारी जी की सरकार में भी था। लेकिन देखिए कि जनता तब से लगातार विरोध करती आ रही है, लेकिन ना कांग्रेस रुकी और ना ये भाजपा रुकी। और आज की डेट में भी कुछ दिन पहले जब वहां से एक दल, प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, आप खुद उस प्रतिनिधि मंडल से पूछ सकते हैं कि उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा गया, उनको 2 मिनट तक के लिए भी नहीं सुना गया। जब ये मामला अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने उठाया, बीबीसी से लेकर के तमाम नेशनल मीडिया में ये बात पहुंची और तमाम इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी और जो तमाम ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सरकार अभी भी, जो मैं कह रहा हूं आपको, अभी भी ये जो प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, इनके प्रति संवेदनशील नहीं है। ये संवेदनशील है, अपने खिसकते वोट बैंक के प्रति संवेदनशील है। मैसेज कहीं गलत ना चला जाए, लोकसभा चुनाव में इनको कहीं दिक्कत ना हो जाए, नगर पालिका की जोशीमठ की सीट इनके हाथ से ना फिसल जाए, इस तरीके की जो तमाम इनका अभी भी वही है, अभी भी सोच वही है। अभी भी सोच कोई ये नहीं है कि आपदा पीड़ितों के लिए ये आपदा में अभी भी अवसर ढूंढ रहे हैं। इनका पुराना फंड है, आज भी अभी ये शिफ्ट करने के बारे में इनकी जो दिल्ली के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, इनकी वो शुरू हो गई कि कैसे फैब्रिकेटेड मकान होंगे, कैसे ठेका मिलेगा, कैसे इनको शिफ्ट करेंगे किसमें। और हकीकत में ये अभी भी आपदा में अवसर ढूंढने की जरूरत है और किसी तरीके से सरकार अपनी इमेज बचाने के चक्कर में, पता चला कि कल सुबह ही जो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा कर दिया तो सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। तो इसलिए ये हाई पावर कमेटी का है और ये हाई पावर कमेटी की बैठक सिर्फ और सिर्फ कैसे बड़े ठेकेदारों को ओबलाइज किया जाए इस पुनर्वास के नाम पे, आपदा के नाम पे, इनको फैब्रिकेटेड घरों पे शिफ्ट करने के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है। यहाँ की जनता के लिए भले ही वो एक मलबा, लेकिन हमारे शासन के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, हमारी सरकार के लिए वो हलवा है। वो आपदा के गिद्ध इसी ताक में बैठे रहते हैं। शिव प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी और इस पर आप फिर आराम से कटाक्ष करिएगा। अरुण शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अरुण शर्मा जी, जैसे कि भी शिव प्रसाद सिंबाल जी ने कहा, आपदा में अवसर ढूंढ रही है सरकार, क्या वाकई ऐसा नजर आता है जोशीमठ में जो हो रहा है? यशी जी, देखिए, जोशीमठ की जो घटना है वो आपदा की घटना है, किसी मनुष्य ने उस घटना की रचना नहीं की। हाँ जी, एक चीज तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। वो अलग बात है कि वो 42 साल पहले या 43 साल पहले कोई रिपोर्ट आई थी कमिश्नर गढ़वाल की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये तमाम तथ्य लिखे थे जो आज हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक जो बड़ा खतरा है पहाड़ी क्षेत्रों का, वो अनियोजित विकास का है। पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र, अब आप मसूरी की बात करेंगे तो वहां सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी निर्माण के लिए। किसी सरकार ने या किसी अधिकारी ने तो लगाई नहीं थी। दूसरी चीज, वही स्थिति अगर आप नैनीताल में देखें तो नैनीताल में लोअर माल रोड लगातार खिसकती है, टूट जाती है, नदी में वो जो झील है उसमें समा जाती है। तो ये पूरे के पूरे पहाड़ को अगर नियोजित विकास के रास्ते पे नहीं डाला गया तो ये, क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं और ये तमाम साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती है कि ये पहाड़ उत्तराखंड के कच्चे हैं। इसके बनिस्पत अगर आप नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ देखें तो वो बहुत मजबूत है, या मध्य प्रदेश के जो पहाड़ देखें, सतपुड़ा रेंज देखें, वो बहुत मजबूत है, कठोर है। ये भुरभुरे पहाड़ है और क्योंकि ये हमारा जो अर्थक्वेक जोन में है पूरा उत्तराखंड और लगातार नीचे जो यूरोपियन और एशियन प्लेट्स है, इनका संघर्ष चलता रहता है, तो इसीलिए भूकंप आते हैं, इसीलिए भूस्खलन होते हैं। क्यों हमारे यहाँ तो बादल फटने, पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में देखें तो बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है।
तो इतने सेंसिटिव मसले को हम केवल वो चाहे कि टेबल टेनिस की तरह एक जगह से दूसरी जगह बॉल फेंक दे और उधर वाले इधर फेंक दे, वो काम नहीं चलेगा। मेरा अपना मानना है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उसमें कोई भी बयान बहुत संवेदनशील तरीके से दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों की जान माल का सवाल भी है, हमें अपने क्षेत्र को बचाने का सवाल भी है। तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि वो जो तो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है, जोशीमठ है, ज्योति जो हमारे शंकराचार्य का स्थान है, बद्रीनाथ की सर्दियों में गद्दी स्थल वो है, वहां रहती है। तो ये जब तमाम चीजें हैं जिनसे हमारी भावनाएं भी जुड़ी हैं और भौगोलिक रूप से, सामरिक रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र इसलिए है कि उससे 40 किलोमीटर आगे चीन की सीमा है। तो कभी भी हम बात करें तो कम से कम इन सारे तथ्यों को ध्यान में रख के करें कि हम केवल दोष लगा दें, जो सरकारें नहीं है उनसे काम नहीं चलेगा। सवाल इस चीज का है कि इस वक्त जब वहां के लोगों पर इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है तो कौन कौन लोग उनके साथ खड़ा है, कौन कौन लोग वहां राहत दे रहा है, कौन है जो उनके पुनर्वास के लिए एक योजना बना रहा है। तो ठीक है, शिबू भाई बोल रहे हैं कि इसमें आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर तो हमेशा देखे गए। पिछला रिकॉर्ड भी हमारे पास है, जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो वहां जो बिल लगे थे वो स्कूटर के नंबर पे ट्रकों को पेमेंट कर दिए गए थे, वो भी घटना थी। लेकिन माफी चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको संवेदनशील होना पड़ेगा इस तरह की घटनाओं के लिए। और खासकर देखिए, जिन लोगों के मकान चले गए, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, किसी धर्मशाला में रह रहे हैं, किसी होटल में रह रहे हैं, देखिए उनके दिल से पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जो अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जिन्हें मजबूरी बस, अपने मवेशी छोड़ने पड़े मजबूरी बस, पूरी जिंदगी की कमाई जिनकी उस घर में लग गई थी वो छोड़ना पड़ा, तो हमें संवेदनशील उन लोगों के प्रति भी होना पड़ेगा। और मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक मित्र बता रहे थे कि जो वहां गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक बंगला है पुराना, उसमें भी दरारें आ गई। अब देखिए, ये खतरे हैं आगे भविष्य के लिए। हम एक तरफ तीर्थाटन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम नेशनल मीडिया में नेगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे, नेगेटिव डिबेटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर भविष्य के यात्रा कालों पे भी पड़ेगा। अभी तक कोई भी ऐसा अध्ययन का नहीं आया है कि भाई उस वजह से वहां नुकसान हो रहा। दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जोशीमठ में किसी जो एनटीपीसी की टनल है उसमें किसी भी तरह का पानी का रिसाव नहीं हुआ। अब दूसरी जो आपकी सबसे नीचे जो जेपी कॉलोनी है वहां पर एक स्रोत फटा है, वो पानी कहां से निकल रहा है उसका भी अध्ययन का विषय है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि संवेदनशील सरकार का जो कर्तव्य होना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए और केंद्र सरकार ने उनसे संपर्क साधा, उनके तमाम अधिकारियों ने यहाँ संपर्क साधा। कल अपने आप यहाँ के जो मुख्य सचिव है वो वहां पर जाते हैं, अशोक कुमार जी वो वहां जाते हैं, और आर के सुंदरम जी वहां जाती है जो मुख्यमंत्री जी के सचिव है, और वहां का जो यथा स्थिति है उसको किस प्रकार से वहां से निपटने के लिए लगातार वहां पर काम कर रही है, चाहे पुलिस बल हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वहां पर अभी जिस प्रकार की मुख्यमंत्री के आदेश है कि प्रति माह उनको अगले 6 महीने तक 4-4 हजार रुपए दिए जाए, और जिसका मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम फाइल विभागों से होते हुए काम होते हैं, उन्होंने विशेषाधिकार रखते हुए उसको एकदम एकमुश्त जारी करते हुए वो आदेश पारित कर दिया। और मुझे कल जो अभी सूचना मिली है वो आवंटन भी शुरू हो गया। उसमें आपको खासकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब हमने जनधन योजना को लाया, बैंकों से प्रत्येक नागरिक को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया, वो उस समय भी सार्थक हुआ। जो कोविड जैसी महामारी आती है, वैश्विक महामारी आती है, और इस समय भी वो जब इस तरह की यहाँ पर ये अभी स्थिति है जोशीमठ में, यहाँ पर भी जो जनधन योजना है उसके माध्यम से जा रहा है उस खातों में। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने पहले कदम उठाए थे वो आज भी किस प्रकार से लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वोट बैंक की राजनीति, हमने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करी है, हमने केवल हमेशा सेवा का काम किया। दूसरा इनको बताना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात कर रहे थे, इन्हें भारत की मीडिया नहीं दिखी कि भारत की मीडिया ने कितना सार्थक रूप से आगे इस चीज को रखा है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा, ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बीबीसी तक तो पहुंची, मगर
चाइना से जो इनका स्नेह रहा है हमेशा, वहां नहीं पहुंचे ये। वो सबको पता है इनका जग जाहिर, इनका प्रेम क्या रहा है चाइना से। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पर। वहां से अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो सम्मानित जो विधायक है वहां के राजेंद्र भंडारी जी करते हैं। विधानसभा का सत्र आहूत हुआ, एक बार भी उन्होंने जोशीमठ की बात नहीं हुई। जोशीमठ की सत्यवीर जी, फिर आप विधानसभा सत्र की बात करने लगे। विधानसभा सत्र कितने दिन चला है, क्या बात करते हैं? आपने विपक्ष को बोलने का मौका दिया विधानसभा सत्र में। ऋतु खंडूरी जी कहती है कि हमारे पास कामकाज नहीं था, बिजनेस नहीं था, इसलिए हमने सत्र को आगे कंटिन्यू नहीं किया। सत्यता पे आ रहा हूं तो सुन लीजिए उसको पूरा। विधानसभा का की बात सत्र नहीं 1 दिन करिए। आउट हो या 10 दिन आउट हो, संसद भवन तो पूरी आउट हो रही थी। वहां पर किस प्रकार का इनका रुख रहा कांग्रेस का, आप बता दीजिए। इनका यही रुख रहा है कि सरकारें जब काम करती है तो किस प्रकार से उसमें विघटन डाला जाए, किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेका जाए, किस प्रकार से जब इनके पूरे के नेता जिस प्रकार से जो 2022 का परिणाम आवा है उस प्रकार, उसके बाद जो इनको निराशा हाथ लगी है, हताशा हाथ लगी है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार की कांग्रेस के अंदर अपनी आपदा आई हुई है उससे संभल नहीं पा रही है। अब मैं फिर भी कहना चाहूंगा संवेदनशील विषय है जिस, और दूसरा एक मैं यशी जी आप कहना चाहूंगा कि जो ये स्वांग जो आज रच रहे हैं ना, कि कह रहे हैं कि विकास, आज कहते थे कि उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा, अब कह रहे कि विकास के जितने भी कार्य हो रहे हैं उन पर रोक लगा जाए। पहले तो ये प्रमाणित खुद कर दिया इन्होंने कि विकास के तमाम कार्य हो रहे थे जिससे उत्तराखंड को लाभ हो, जो उत्तराखंड की मांग थी। और दूसरा ये कह रहे थे कि जो विकास के कार्य है उन सभी का तत्काल रोक लगा दी। मैंने पहले ही बोला वो सब के सब जितने भी वैज्ञानिक है उस पर काम कर रहे हैं कि इन कार्यों की वजह से हुआ था या दूसरी स्थिति है वहां पर, वो सारे के सारे शोध के विषय। फिर भी कहना चाहूंगा अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानवता की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की जान किस प्रकार से बचाई जाए, उसका किस प्रकार से उसको शिफ्ट किया जाए और किस प्रकार से पूरे के पूरे एरिया को जिस प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया उसको पूरे के पूरे स्टडी किया जाए। और यही और कौन सी कांग्रेस नैतिकता की बात करती है? जब 2013 में आपदा आई थी कौन से विकास के कार्य वहां पे हो रहे थे? जब कफन बेचने के भी काम वहां पर किए उस समय तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी। आज बड़ी नैतिकता की बात करती है, तब कहां गई थी कांग्रेस की नैतिकता? और यशी जी मैं कहना चाहूंगा उस समय इन्होंने कहा था कि हमने पूरे के पूरे केदारनाथ की जो घाटी है वहां पर जितने भी अगर किसी की जनहानि हुई है तो हम उसके आइडेंटिफाई कर लिया, मगर उसके कुछ ही महीनों बाद आता है कि 66 शव एक साथ मिलते हैं, 66 कंकाल एक साथ मिलते हैं। किस नैतिकता की बात करते हैं आज ये? अब जब इनके जनप्रतिनिधि को वहां खड़ा होना चाहिए था उनके साथ वहां कहां दिख रहे हैं वो? हमारा तो पूरा का पूरा एक मनीष खंडवाल जी जवाब देंगे। मनीष खंडवाल जी 1 सेकंड सत्यवीर जी, मनीष खंडवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। मनीष खंडवाल जी, मनीष खंडवाल जी कंटिन्यू करिए आप, सत्यवीर जी नहीं रुकेंगे। नहीं सर, मैं इस प्रकार से बात नहीं कर पाऊंगा। सत्यवीर जी अगर बोलते हैं तो मेरे से बात नहीं हो पाएगी। सत्यवीर जी जितना आपने भी ज्ञान वाचन करा है ना, मैं आपके ज्ञान वाचन पे आपसे केवल 3 सवाल करूंगा और टू द पॉइंट सवाल होंगे। अगर आप में हिम्मत है तो टू द पॉइंट जवाब दे दीजिएगा। सवाल उनसे अपने नेताओं से पूछिए 1976 से लेके अब तक क्या कर रहे थे। राजेंद्र भंडारी से पूछिए जो वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एनटीपीसी का पहले समझ लीजिए, एनटीपीसी क्या है? सुन तो लो, जवाहरलाल नेहरू ने एनटीपीसी बनाई थी तो क्या था कि जवाहरलाल नेहरू तो पहली शपथ थी प्रधानमंत्री की, वही लोग अंग्रेजों के झंडे के नीचे नहीं थी, उस बारे में कुछ ऐसे लोगों के साथ में फर्क नहीं कर सकता। पहली शपथ थी प्रधानमंत्री की झंडे के नीचे नहीं थी जवाहरलाल नेहरू ने। उस पर ज्ञान वचन करिए जरा, उस पर ज्ञान वचन करिए। जवाहरलाल नेहरू ने पहली शपथ ली थी अंग्रेजों के झंडे के नीचे। अगर हिम्मत है जवाब देने की तो गांधी परिवार के चक्कर में फंसे पड़े। आज का बयान देखिए क्या करे कि ये देश पुजारियों का नहीं है, ये पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का है। अब उनको ये नहीं पता कि सनातन क्या है। शिव प्रसाद सेमवाल जी, मनीष जी शायद फ्री है। कुछ महीने पहले आपदा आई थी, वहां पे जो आपदा के जो विस्थापित हैं, क्या आज तक वो देहरादून जिले में लगता हुआ एरिया है, राजधानी से लगता हुआ एरिया, क्या आज तक वो विस्थापित लोगों जो है जो वहां से विस्थापित हुए थे, क्या उनका पुनर्वास हो गया? वहां की तो आप जोशीमठ की तो लंबी चौड़ी कहानी गा रहे हैं, देहरादून का ही बता दीजिए। देहरादून में भी कर पाए क्या आज तक आप लोग? इसलिए आप लोगों की नीयत पे शक है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जिन्होंने कफन बेचे वो ज्ञान ना बांटे, जिन्होंने कफन बेचे हैं, जिन्होंने कफन बेचे हैं, जिन्होंने अभी तक यहाँ पर यहीं पर आया है लगातार और आज बात कर रहे हैं इसके ऊपर, एक भी व्यक्ति की जान मान की हानि नहीं हुई है। पहले दिन से सरकार वहां पर है। बैठे ना भाजपा के, बताइए क्या हुआ जिसमें पता है? केदारनाथ में कफन बेचने का काम किसने किया? कफन बेचने का काम बताओ जरा। नदी के बारे में पता भी है, वो विजय बहुगुणा है, वो विजय बहुगुणा तुम्हारी पार्टी में, वो विजय बहुगुणा तुम्हारी पार्टी में, उनका लड़का जो तुम्हारी पार्टी से मंत्री बना हुआ है,
उस कफन चोर हरीश रावत से जाके पूछिए जरा, जो तुम्हारी पार्टी में, हरीश रावत उसकी से बहन भी तुम्हारी पार्टी में, हरीश रावत से जाके पूछिए, तुम्हारी पार्टी में मंत्री बना है, जाके पूछो उससे। आज उनके कफन में गले से नहीं उतर रहा है। कफन चोर से जाके पूछो ना। पहाड़ों में कहीं चुनाव लड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। रामपुर से हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से किच्छा जाते, किच्छा से लाल कुआं जाते हैं। जरा उनसे पूछे हरीश रावत से जाके, वो कफन लेके कहां घूम रहे हैं। उससे पूछो, उसका लड़का मंत्री बना रखा आपने। अरे रवि हरीश रावत जाके पूछे जरा, अभी है कुछ वो हरीश रावत जाके पूछे। मनीष जी और सत्यवीर चौहान जी, जोशीमठ कहाँ गया? अगर वाकई आप लोगों को इस तरीके से उत्तराखंड की जनता देख रही होगी तो उन्हें शर्म आ रही होगी कि हमने इन लोगों को 10-10 साल दिए हैं अपने ऊपर राज करने के लिए। पूछो ना, पूछो उसको। अरुण शर्मा जी, पूछो जरा उससे जाके, उस कफन चोर को तो मंत्री बना रखा आपने। दोनों लोगों को म्यूट किया जाए। अरुण शर्मा जी, दोनों लोगों को म्यूट करें। अरुण शर्मा जी, भ्रष्टाचार में लिखते थे। जब आप पढ़ लिख के आया करो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अरुण शर्मा जी, अपने भाषा पे मर्यादित रखिए जरा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सत्यवीर जी और मनीष खंडवाल जी। अरुण शर्मा जी, यशी देख रहे हैं आप किस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने देख रही होगी तो शर्म कर रही होगी कि हमने 10-10 साल इन लोगों को दिए। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपके चैनल पे ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ। मुझे भी शर्म आ रही है। मनीष खंडवाल जी, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हमारे चैनल में अगर आप बैठे हैं तो इस डिबेट की मर्यादा का भी ख्याल रखें। मैं जब पूछना चाहता था तो मैंने पूछने नहीं दिया आपने मेरे को। तो आप क्यों लड़ रहे हैं? ये लड़ाई का विषय है, ये लड़ाई का विषय है, ये राजनीति का विषय है। मुझे बताइए, राजनीति का विषय था मनीष खंडवाल जी। मैंने आपको मौका भी दिया कि आप अपना प्रश्न पूछिए। और सत्यवीर जी प्लीज, जोशीमठ पर बात हो रही है, मतलब जोशीमठ पर बात हो रही है। शिव प्रसाद जी 1 सेकंड दीजिएगा मुझे प्लीज। नेहरू जी और राहुल गांधी से ऊपर उठकर देखिए जोशीमठ के लोगों का क्या हाल है। मनीष खंडवाल जी अपना प्रश्न पूछिए आप केवल। इनकी आवाज बंद कर दीजिए सत्यवीर जी की। मनीष जी, सत्यवीर जी, मुझे मजबूरन आपको म्यूट करना पड़ेगा। प्लीज रुक जाइए ना, सुन लिया करिए, कभी कभी सुनने का भी मादा रखा करिए। मनीष खंडवाल जी, दोनों को म्यूट करिए, एक को म्यूट मत करिए। बेवजह नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर। ताबूत घोटाले वालों, तुम बेमतलब के लिए बैठते हो हर जगह पे। हाँ, ताबूत घोटाले आपके देखे। मनीष जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। शिव प्रसाद सेमवाल जी प्लीज, शिव प्रसाद सेमवाल जी। माल देवता में उसके जो शिव प्रसाद सेमवाल जी, सबसे पहले तो बात यह है कि उत्तराखंड सरकार इतनी असंवेदनशील है इस मामले में कि इतनी बड़ी आपदा आ गई। हम लोग इसको मांग कर रहे हैं कि भाई इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ठीक से मदद यहाँ पर हो सके। और अभी भी इस आपदा इस क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र कहा जा रहा है। बताइए, ये है असंवेदनशीलता की हद। आपदा संभावित क्षेत्र सब देख रहे हैं, सारा काम धाम रुक गया है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और अभी भी इस क्षेत्र को नंबर 1 आपदा संभावित क्षेत्र कहा जा रहा है। ये असंवेदनशीलता दर्शाता है। दूसरा असंवेदनशीलता क्या दर्शाता है? उत्तरा पांडे एक लेडी वहां के लोकल एसडीएम के पास गई और उन्होंने बोला कि जब तुम्हारी छत पूरी तरीके से गिर जाएगी तब तुम्हें 5,000 रुपए मुआवजा देंगे। ये असंवेदनशीलता की हद। और जहां तक बात साइंटिफिक उसकी बात कह रहा हूं, नमामि गंगे की जो प्रोजेक्ट मंत्री रही हैं उमा भारती जी, उन्होंने क्या बोला है अभी लेटेस्ट? उन्होंने ये जो एनटीपीसी है, पावर प्रोजेक्ट्स है, इसको कारण बताया। उन्होंने कहा भाई कि 3 माफिया है, शराब माफिया, खनन माफिया और पावर माफिया। ये पावर माफिया की भेंट चढ़ चुका है जोशीमठ। और इन्होंने ही नहीं, डीएम बैनर्जी हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के हेड, उन्होंने अभी क्या कहा इसी मामले में कि भाई इसके लिए जो दोषी है सीधे ये जो अनियंत्रित दबाव है जोशीमठ के ऊपर, जो वहां की विहित प्राधिकारी होते हैं, लोकल अथॉरिटीज होते हैं, भाई 4-5, 6-6 मंजिला आपने 4-5 मंजिला आपने क्यों भवन बनने दिए वहां पे? क्यों इस तरीके का दबाव वहां पे डाला? उसको एक गांव की तरह ही रहने देते। आपने उसके ऊपर, जब पता है आपको 40 साल पहले एक रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है उस मामले में कि यहाँ पे किस तरीके का निर्माण किया जाना चाहिए,
उसके बावजूद आपने बिल्कुल अनियंत्रित विकास के उसके भरोसे कोई मकान बना रहा है तो बना ही रहा, आपने पूरी तरीके से उस पर दबाव डाल दिया। तो साइंटिफिक लोग कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के देखिए मध्य शिव प्रदेश प्रसाद के सेमवाल मुख्यमंत्री जी, रहे मैं ना हैं। एक चीज समझना चाहती हूँ और मैं इसका जवाब अरुण जी से लूंगी, उसके बाद हेमा जी आपके पास आती हूँ मैं। शिव प्रसाद जी देखिए, होता क्या है कि विकास नहीं होता है तो दिक्कत है, विकास होता है तो दिक्कत है। और हम लगातार इस बारे में बात करें कि वहां पर विकास होना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से होना चाहिए था जैसा वो डिजर्व करता है। और वहां पर सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि वहां पर जब कहा गया है कि आप गड्ढे नहीं कर सकते हैं, होल नहीं कर सकते हैं, या ड्रेनेज सिस्टम की बात लगातार निकलकर सामने आ रही है कि वो कर्व शेप में है जोशीमठ, जैसा कि मुझे बताया गया और जो एक्सप्लेनेशन मिला कि कर्व्ड है वो, तो उसका जो जितना भी पानी ऊपर से आता है वो एक सेंटर पे जाकर इकट्ठा हो रहा है, और जिसकी वजह से अब ये लोगों की दीवारों से निकल कर आ रहा है। उस दिन ए.के. बयानी जी बैठे थे, उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी। तो ये सारी बातें सरकार को ध्यान देनी चाहिए थी, लेकिन हम विकास पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। का मतलब कोई कंक्रीट का जंगल खड़ा करना भर नहीं होता। और जो डेवलपमेंट, जिस तरीके का डेवलपमेंट आप देहरादून जैसी लैंड में कर सकते हैं, उस तरीके का जोशीमठ जैसी ढलान पे आप डेवलपमेंट नहीं, उस मतलब आप, मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने 5-5 मंजिला, आपने देहरादून में तो अभी तक भी जो है कुछ साल पहले तक खंडूरी जी के टाइम तक भी ये अनुमति नहीं थी 5-6 मंजिला भवन बनाने की। और जोशीमठ में आपके बहुमंजिली इमारतें, मकान बन गए। तो ये बताया जाना चाहिए था समय रहते, जो वहां की अथॉरिटीज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। हाँ। दूसरी बड़ी बात है कि भाई अगर आप नीचे से ही खोखला कर दोगे, और मैं बताता रहा हूँ कि 20 साल से लोकल लोग विरोध कर रहे हैं, 20 साल से पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। उमा भारती ने आकर, जब ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के हेड मंत्री थी, तभी बोल दिया था कि इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इस तरीके से नहीं बनने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा तो कि पावर माफिया की भेंट चढ़ चुका है। और मजेदार बात यह है, या विडंबना जो कह लीजिए इस बात को, कि हम अपनी पार्टियों का बचाव करते हैं, हम अपनी पार्टियों के बचाव में तर्क देते हैं। कांग्रेस की सरकार रही तो उसने अपनी पार्टी के बचाव में बोला कि नहीं, उन्होंने मैनेज किया पावर प्रोजेक्ट्स को, पर्यावरणविदों को बाकायदा मैनेज किया, पत्रकारों को मैनेज किया, मीडिया को मैनेज किया। और ये जो लोकल जो ठेकेदार होते हैं पावर प्रोजेक्ट्स के, ये पूरी लोकल, आधे लोकल जो चकड़ैत जनप्रतिनिधि होते हैं उनको मैनेज कर देते हैं। चलते रहे 4 डंपर लगा देंगे, चलते रहे लौंडे को नौकरी लगा देंगे। इस तरीके की जो मैनेजमेंट है, ये अपनी कब्र खुद खोदते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पार्टियों को बचाव में रह जाते हैं। ये नहीं कि भाई राज्य बचाओ, अपना जोशीमठ बचाओ। जोशीमठ बचाने की जो 40 साल से लड़ाई लड़ रहा है, खुद यहाँ की पब्लिक कितनी करप्ट है आप देखिए। पिछले चुनाव में कितने वोट पड़े होंगे उन्हें, जब वो जोशीमठ को बचाने के लिए नगर पालिका के रुकिएगा शिव प्रसाद जी, रुकिए। अरुण जी देखिए, यहाँ पर जैसे कि बात हो रही है कि इतने टाइम से यहाँ पर विरोध हो रहा था चीज़ों का, इतनी बहुमंजिला इमारतें बन गई, और क्या सरकार को पता नहीं था, क्या उन्हें ये नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पर इतना विकास करना हमें नुकसान पहुँचाएगा, जोशीमठ को तबाह करेगा? और अगर मालूम था तो कटघरे में सरकार खड़ी होती है, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अरुण जी। अच्छा यसी जी मेरे से पूछा है जी। यसी जी देखिए, अगर हम हिंदुस्तान बनने के बाद से अब तक की पूरी यात्रा देख लें किसी भी शहर की, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिलीभगत सामने आती है। वो मिलीभगत, जैसा शिबू भाई ने बोला है, वो मिलीभगत पॉलिटिशियन, प्रशासन और स्थानीय जो नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि, इन सब की होती है। बड़े पॉलिटिशियन अलग रोल प्ले करते हैं, वो अपने छोटे गुर्गों को आगे करते हैं। उसी तरह बड़े अधिकारी शेल कंपनियों के अपने, मतलब जिनमें उनकी पार्टनरशिप रहती है, और यहाँ तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन चीजों को कि किस तरह काम होते हैं शासन प्रशासन के। ये उन कंपनियों के जरिए अपने गुर्गों को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, ये कहीं ना कहीं जितना है, अगर हम शिबू टिहरी का रहने वाला है, अगर हम शिबू की बात करें तो टिहरी जब डूबा था बांध के चलते, तो एक नया टिहरी शहर बसाया गया था, और आज भी वो एशिया के सबसे सुंदर और सबसे प्लान्ड शहरों में से एक है। जिस तरह एक जमाने में चंडीगढ़ बसा था, अगर आपको याद हो, तो एक तरफ हम टिहरी का उदाहरण सामने रख सकते थे, वहां भी देखिए बंदरबाट हुई, वहां भी कमीशन खोरी हुई, वहां भी तमाम तरह की तिगड़में हुई, लेकिन एक चीज तो निकल के आई, वो वहां सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल
यूनिवर्सिटी, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब है, लेकिन वो एक प्लान्ड तरीके से बनाया गया। और ये जिस तरह का मैं पहले कहा था, उत्तराखंड जिस तरह के भौगोलिक संरचना पर बेस है, अगर उस भौगोलिक संरचना की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हमें केदारनाथ और जोशीमठ जैसे हादसों से लगातार दो चार होना पड़ेगा। ये अलार्म था, केदारनाथ भी अलार्म था, उससे पहले एक जमाने में गंगनानी की बाढ़ आई थी, वो अलार्म थी, या हम कहें नीलकंठ में जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वो अलार्म था। लेकिन हम जब वो घटना घटती है तो तत्कालिक तौर पर तो बहुत संवेदनशीलता दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं नेपथ्य में चली जाती है, पीछे चली जाती है, और आगे फिर से वो स्वार्थ हो जाते हैं। तो अगर इस पहाड़ को बचाना होगा तो निश्चित तौर पर सरकारों को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हर शहर का एक प्लान विकास हो। अगर अनप्लान्ड विकास किया तो ये परिस्थितियां हर बार आमने सामने आती रहेगी। आज जोशीमठ की जो स्थिति है, आप कह रही थी वो कर्व शेप में बसा हुआ है, हम लोगों को सालों हो गए जोशीमठ आते जाते, और लगातार वहां ओली में स्कीइंग चलता है तो हमारा वहीं रहना होता है अक्सर, और हम उनकी गलियों से वाकिफ हैं, वहां के लोगों से वाकिफ हैं। बहुत सरल लोग होते हैं पहाड़ से, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने लिए एक आशियाना बनाया। आज स्थिति यह है कि आज वो आशियाना होने का डर उन्हें सता रहा है। जरा देखिए, थोड़ी सी बात करेंगी फपक फपक के रोने लगती है वहां की महिलाएं, वहां के लोग परेशान हैं। तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कितना मुश्किल होता है आशियाना से बिछड़ने का डर। इसीलिए जॉलीग्रांट हवाई पट्टी के विस्तार के लिए जो कवायद चल रही है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि आपने एक बार उन्हें टीरी से उजाड़ कर जॉलीग्रांट बसाया, आज आप जॉलीग्रांट से भी उन्हें उजाड़ने को तैयार है, तुले पड़े हैं। कम से कम उनकी मंशा तो जान लीजिए। ठीक है अरुण जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हेमा भंडारी जी। जी देखिए यशी जी, जिस तरह से आज जो है 500 से 600 परिवार इस आपदा की जद में हैं और वहां इमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हमारी तो ये मांग है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, और सरकार इनके पुनर्वास के लिए कितने ठोस कदम बना रही है, जल्द से जल्द ठोस कदम सरकार उठाए। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में होटल और रिजॉर्ट की जो बाढ़ आई हुई है, तो उस पर भी सरकार को एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। तो अभी सरकार को उनके लिए जो है सभी, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठ के भी यहाँ के प्रवक्ता ही संवेदनशील नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कितने संवेदनशीलता उनके अंदर है वो दिखाई दे गई है इस चैनल के माध्यम से। तो उनके लिए कितना वहां पर जो लोग इस समय आपदा से जूझ रहे हैं, इस समय कोई भी राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय उन लोगों के लिए क्या किया जाए, कितने जल्दी से जल्दी उनके लिए कौन सा ठोस कदम उठाने उसकी जरूरत है। तो सभी को एक होके पहले उनके लिए सोचना है जो आपदा में है, फंसे हुए लोग हैं जो आपदा में है, क्योंकि सरकार को अब तक नहीं कहा जाएगा तो सरकार सोती रहेगी। अब सरकार इसीलिए जाग रही है क्योंकि अब देश या विदेश के लोग भी जाग गए हैं कि जोशीमठ में ये हो रहा है। तो जल्द से जल्द जो है सरकार इस पे कदम उठाए और उनके लिए पुनर्निवास की व्यवस्था करे। ठीक है, यहाँ पर मनीष खंडवाल जी की प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद सत्यवीर जी अंतिम जवाब आपसे, और बहुत कम शब्दों में मनीष जी अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा। अनम्यूट करें। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी कंटिन्यू। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से मैं या और पैनलिस्ट किसी के बीच में नहीं बोलते हैं ना, जो भी पैनलिस्ट अगर वो बीच में बदतमीजी करता है तो कृपया करके उसकी आवाज बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सरकार को सुझाव देने के लिए आए थे। पर सरकार के लोग अगर बदतमीजी पर उतर आते हैं तो फिर हमारे को भी निश्चित रूप से उन्हीं की तरह गिरना पड़ता है, जो मेरा निजी रूप से स्वभाव नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, आगे से अगर मुझे आप डिबेट में बुलाएं तो कम से कम इस चीज का प्रयास करिएगा। कोशिश करेंगे हम आगे से। मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से अभी 2-3 महीने पहले माल देवता क्षेत्र में सोन नदी में बाढ़ आई थी, जो देहरादून से लगा हुआ बिल्कुल एरिया है, वहां पे भी आज तक लोग जो है विस्थापित है,
उनका वो वापस उनको अब तक जो है जो व्यवस्था मिली थी, आज भी वो लोग उसी स्कूल में रहने को मजबूर हो। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री ने आज तक देहरादून के बगल के क्षेत्र के लोगों के बारे में नहीं सोचा है, तो जोशीमठ के लोगों को भी ऐसे ना छोड़ दें, मेरा ये सरकार से आग्रह है। और जो हमारी पार्टी ने जो एक मांग उठाई है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जिससे कि वहां के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके और जल्दी से जल्दी उनका जो नया घरौंदा या जो नए घर बनाने हैं, जो बसने हैं, उनको वो मिल सके, उसका काम जो है तेजी से शुरू हो सके। ये मेरे दो छोटे से निवेदन है। अगर सरकार चाहे तो मान ले, अच्छी बात है, नहीं मानती तो कोई बात नहीं, जनता देख ही रही है। ठीक है सत्यवीर चौहान जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया ले रही हूँ आपको कि सरकार के मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं बोलता हूं बीच में इस प्रकार से ना बोले। जिस प्रकार का व्यवहार दूसरों के लिए अपने के लिए चाहते, दूसरों के लिए भी क्या करे, इस प्रकार का व्यवहार हमें भी अपेक्षित नहीं है। और मनीष जी, अभी आपने बोला कि आप बीच में नहीं बोलते हैं, अभी आपने बोला कि बीच में नहीं बोलते हैं। तुम्हारे लिए बैठा हूं मैं, शांत हो जाइए जरा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीष जी एक सेकंड, सत्यवीर जी डिबेट की गरिमा को बना कर रखें। सत्यवीर जी कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मैंने किसी के बारे में इस प्रकार का कुछ सरकार को डिफेंड करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं सत्यवीर जी, ना कि मनीष कर्णवाल जी से लड़ने के लिए। आज क्या हुआ, यही इनकी पीड़ा है कि आज जिस प्रकार से सरकार चल रही है, 22 सालों के बाद इतिहास बदला है कि यहाँ पे दोबारा से सरकार आई है और पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। बैसाखी वाली सरकार नहीं आई, निर्णय लेने वाली सरकार आई है। क्या करने वाली है सरकार? आपदा पीड़ितों के लिए क्या करने वाली है सत्यवीर जी बताएं। आपदा पीड़ितों के लिए क्या करने वाली है सरकार? बोलेंगे आप बीच में, आप सरकार की तरफ से बैठे हो यहाँ पे, मत मना कीजिए चैनल पे। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हो तो सारे मंदिर आपदा पीड़ितों के लिए क्या करने वाली है आपकी सरकार? से इन्होंने पूरा का पूरा नशे में बना ड्रग्स पूरा क्या बेकार का बीच में बोलना शुरू कर देती है। करेंगे नहीं क्या? आप बताओ ना क्या? अरे आपके समय नहीं बोला हूं मैं, शांत हो जाइए। पहाड़ के लोगों के हेमा भंडारी जी मुझे इनसे जवाब लेना है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। सत्यवीर जी जवाब दीजिए। सत्यवीर जी इधर उधर की बात करके आप प्लीज मुद्दे पर आइए ना, प्लीज। बात तब रख पाऊंगा ना अपनी जब ये बीच में नहीं बोलेंगे। सत्यवीर जी कंटिन्यू करिए, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए। जब से ये जोशीमठ का मामला आया, एक बता दीजिए कि सरकार वहां पे कार्रवाई नहीं कर रही हो, केंद्र सरकार वहां पे कार्रवाई नहीं कर रही हो। एक भी ऐसा कहीं भी ऐसी खबर नहीं आ रही है कि जब से अब शांत हो जाइए, अब कपन बेचने वालों, शांत हो जाइए कपन बेचने वालों जरा। अभी तक बड़ा ज्ञान दे रहे थे बीच में बोलने वालों का। जवाब शायद मैं सत्यवीर जी से नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस दिशा पर काम करे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जोशीमठ को लेकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने और सीएम धामी की आपस में बातचीत हुई है जोशीमठ को लेकर, जोशीमठ को बचाने को लेकर। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।